हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम NIOS के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करते हैं फॉर DSSS PRT पार्ट बी जो उसका आता है। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियोस में इस सीरीज की मैं कोर्स 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स 501 जिसको मैं बोल रही हूँ, कोर्स 501 हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोर्स 502 का ब्लॉक 1 कर चुके हैं और अभी हम करेंगे कोर्स 502 का ब्लॉक 2 जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, मेरा नाम सुमित है। तो अगर इस कोर्स के इस ब्लॉक की अगर हम बात करें, ब्लॉक जो 502 है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया है। इससे पहले के जो ब्लॉक में था वो मेथड्स थे कि पढ़ाया कैसे जाए। अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस की मैनेजमेंट की बात हो रही है। ठीक है, कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, बच्चे ज़्यादा है, टीचर कम है, तो तब हम कैसे मैनेज करें, अलग अलग क्लासेस को एक साथ बैठ के कैसे पढ़ाएं, लेसन प्लान कैसे बनाएं। ठीक है, वो सब चीज़ों की बात जो है इस ब्लॉक में होगी। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं इसकी आज की वीडियो की। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। So the first question is, what is the ultimate goal of all teaching learning processes used in the classroom? कि कक्षा में उपयोग की जाने वाले सभी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है, कि जो सब हम कराते हैं पढ़ाते हैं उसका एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए। आपके ऑप्शंस है ए इफेक्टिव ग्रुप इंटरेक्शन, प्रभावी समूह बातचीत, बी कवरिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स इन टाइम, निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना, सी इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत शिक्षण, डी मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट क्लासरूम डिसिप्लिन, कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना। जो भी हम पढ़ाते हैं या जो भी क्लास की एक्टिविटीज होती है उनका अल्टीमेट जो है गोल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आप एक बार पॉज करके दोबारा पढ़ के इसका करेक्ट आंसर अपने खुद को दे सकते हो। मैं आपको सीधे डायरेक्ट आंसर की तरफ लेके जा रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी विच इज इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, यानी कि व्यक्तिगत शिक्षण। तो ये मैंने ट्रांसलेट करके डाले क्योंकि मतलब सभी कह रहे थे कि आप प्लीज़ हिंदी में भी कराओ, तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हिंदी में थोड़ा मुश्किल होते हैं, पर मैंने ट्रांसलेट करके जो है डाले हैं ये। तो आप प्लीज़ इतना सा देख लेना कि इसकी सही ट्रांसलेशन है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम यहाँ पे गलत ट्रांसलेशन हो रही है, फिर मैं उसको देखूंगी करेक्शन करने का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विच इज़ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। सो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का क्या मतलब है, व्यक्तिगत शिक्षण का मतलब है कि जो हर एक जो बच्चा है ना अपनी पेस पे अपनी स्पीड से सीखता है, अपनी उसकी एबिलिटी होती है सीखने की। तो ऐसा क्लासरूम हो, ऐसा कक्षा हो, ऐसा जो अधिगम जो भी हम कह रहे थे कि प्रक्रियाएं हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं जिसमें हर बच्चा अपनी स्पीड से सीख सके। ठीक है, तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग यानी कि हर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर जो लर्निंग उसमें पॉसिबल हो वो होती है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। तो हर एक जो भी क्लासरूम एक्टिविटी है उसका जो अल्टीमेट गोल है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ टाइट शिप वेयर द टीचर मेंटेन्स अ हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर बट यूजेस वेरी फ्यू इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। किस प्रकार के कक्षा वातावरण की विशेषता एक ऐसे कठोर नियंत्रण से होती है जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचना बनाए रखता है लेकिन बहुत कम शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करता है। ठीक है, तो इसका आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है डिसफंक्शनल क्लासरूम, अक्रियाशील कक्षा, बी एडिक्वेट क्लासरूम, पर्याप्त कक्षा, सी ऑर्डरली इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, व्यवस्थित सक्षमकारी अधिगम वातावरण, एंड डी ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, व्यवस्थित प्रतिबंधात्मक अधिगम वातावरण। ठीक है, तो आप मेरी प्लीज़ हिंदी को थोड़ा इग्नोर करें। तो जैसे कि आप क्वेश्चन में देखो टाइट शिप लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि टीचर ही सब कुछ जैसा है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है, टीचर ही ज़्यादा मतलब उसमें टीचर के पास ज़्यादा बेसिकली फ्रीडम है, बच्चों के पास कम है। तो ऑप्शन में बहुत साफ साफ अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो दिखता है कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी विच इज़ ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि देखा ना हमने कि टीचर के पास ही मतलब रिस्ट्रिक्शन किस पे लग रही है यहाँ पे, क्योंकि टीचर पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है तो बच्चे की फ्रीडम पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये जो है जो हमें सिचुएशन दी गई है उसका आंसर है डी हमारे पास, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सो पहला ये जो क्लासरूम एनवायरनमेंट्स होते हैं, 3 पॉसिबल कैटेगरीज जो बुक में हमें दी गई है क्लासरूम एनवायरनमेंट्स की, जिसमें से पहला है डिसफंक्शनल। तो नाम से ही पता चल रहा है डिसफंक्शनल मतलब ये काम ही नहीं कर रहा है ये जो पूरा क्लासरूम का एनवायरनमेंट है। ठीक है, पूरा यहाँ पे कयोस है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीचर का कंट्रोल नहीं है, क्लास में कोई लर्निंग ही नहीं हो पा रही है, बेसिकली
पूरा प्रोसेस ही मतलब नहीं सही से हो पा रहा है। रियल टर्म में इस क्लास में कोई लर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है। फिर है एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। एडिक्वेट में मतलब बस मतलब ऑन द वर्ज ऑफ डिसफंक्शनल होता है, बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर होता है, पर इसमें भी टीचर जो है स्ट्रगल ही करता रहता है कि इस डिसिप्लिन को बना के कैसे रखें, ठीक है। तो इसमें भी कोई लर्निंग इतना नहीं, कभी कभी ठीक है चल जाता है काम, और फिर कभी कभी जो है नहीं हो पाती है। और इसके बाद आता है ऑर्डरली क्लासरूम। ऑर्डरली से हम मतलब समझ सकते हैं कि ये क्लासरूम जो रहते हैं ना, ये डिसिप्लिन रहते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, पर ये भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो रिस्ट्रिक्टिव, ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव, और दूसरा ऑर्डरली एनेबलिंग। ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव जैसे कि देख सकते हो आप, इस क्वेश्चन में भी दिया गया था कि ये होते हैं टाइट शिप। टाइट शिप मतलब ऑर्डरली तो होते हैं, डिसिप्लिन होता है, पर कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शन रहती है इसमें। मतलब जो टीचर होता है वो कुछ ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस या फिर डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखता है, या स्ट्रिक्ट होता है बेसिकली हम कह सकते हैं। तो इस क्लासरूम में क्या होता है ना, बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल पाता, उनके पास फ्रीडम नहीं होती है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ, जैसे कि हमने क्वेश्चन में भी देखा, ज़्यादा कुछ जो है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज नहीं यूज़ करी जाती हैं, शिक्षण रणनीतियाँ जहाँ पे कह गए नहीं, मतलब इसमें ज़्यादातर लेक्चर मेथड वगैरह से टीचर जो है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, खुद ही करके दिखाना, वो जो मेथड होता है ना, व्हाट डू वी कॉल इट, मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर लेगा, बट जो बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो कम रहती है। ऑर्डरली एनेबलिंग में क्या होता है, ऑर्डरली मतलब डिसिप्लिन्ड भी होता है, एनेबलिंग मतलब बच्चों को एनेबल भी करता है, बच्चों को फ्रीडम भी देता है कि जो है वो सारी जो अपनी मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर एक्टिविटीज़ है क्लासरूम में वो करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी बढ़ती है इस टाइप ऑफ क्लासरूम में। तो इसमें टीचर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, इसमें क्रिएटिव लर्निंग होती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो बेटर होती है, डिस्कशंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं इस टाइप के क्लासरूम में। तो ये बेस्ट टाइप ऑफ क्लासरूम रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट क्लासेज आर टॉट बाय अ सिंगल टीचर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। एक कक्षा जहां 2 या 2 से अधिक अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को एक ही समय में एक ही शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास मोनोग्रेड सिचुएशन, एकल ग्रेड स्थिति, बी है हमारे पास मल्टी लेवल है, ठीक है। हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, एक तो मल्टी लेवल सिचुएशन है और दूसरा आता है मल्टी ग्रेड, ठीक है। तो ये भी दो अलग अलग ऑप्शन है। और ऑप्शन डी हमारे पास है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप। वैसे तो इनको अगर हम मतलब थोड़ा समझ के देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। देखने में पिछले 3 जो ऑप्शन है वो एक जैसे लग रहे हैं, बट एक जैसे है नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका सही जो उत्तर हमारे पास है वो है ऑप्शन सी, मल्टी ग्रेड सिचुएशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखो मल्टी लेवल मतलब अलग अलग एक ही क्लास में अलग अलग लेवल के स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। मल्टी ग्रेड मतलब अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट। मिक्स्ड एबिलिटी मतलब अलग अलग एबिलिटीज़ के स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट जो एक ही क्लास में बैठे होते हैं और एक ही टीचर उनको पढ़ा रहा था, उसको क्या कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली कई बार होता है ना कि बच्चे ज़्यादा हैं और टीचर की स्ट्रेंथ, जैसे मतलब विलेज एरिया में, रूरल एरियाज़ में टीचर्स की कमी रहती है। हमारे फिलहाल दिल्ली में भी रहती है, क्या ही कर सकते हैं उसमें, बट मतलब इतना नहीं है कि ठीक है 2 सेक्शन बैठ रहे हैं अब क्या करें। बट हाँ, इधर क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस को एक टीचर पढ़ा रहा होता है। देख रहे हो, अप टू क्लास 5 तक की पूरे बच्चे नहीं हो पाते। मान लो 30 से कम बच्चे, उतनी पोस्ट ही नहीं क्रिएट हो पाएगी, तो 1 या 2 टीचर ही पढ़ा रहे होंगे ना वहाँ पे, तो उसको मल्टीग्रेड सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन इन मिनट्स दैट शुड बी डिवोटेड टू इंट्रोडक्शन स्टेप ऑफ 40 मिनट लेसन। तो लेसन प्लान, अगर आपने इस ब्लॉक को पढ़ा है तो इसमें लेसन प्लानिंग की बात करेंगे। तो लेसन प्लान का जो इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय चरण है, इंट्रोडक्शन का जो स्टेप है, अगर 40 मिनट का हमने लेसन प्लान बनाया तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो कितने मिनट की होती है। ऑप्शन आपके पास है ए 1 से 2 मिनट की, ऑप्शन बी है 5 से 7 मिनट, ऑप्शन सी है 10 से 12 मिनट, ऑप्शन डी हमारे पास 15 से 20 मिनट। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, जो कि है जो परिचय चरण होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट जो लेसन प्लान का होता है वो 5 से 7 मिनट का होता है। लेसन जो डिलीवर करते हैं वो उसका इंट्रोडक्शन 5 से 7 मिनट का होता है, अगर हमारा लेसन जो है वो 40 मिनट्स का है तो। अगर हम लेसन प्लान की बात करें तो लेसन प्लान के मतलब मेनली ये जो 3 स्टेप्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं इंट्रोडक्शन,
इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो 40 मिनट में 5 से 7 मिनट की इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, प्रायर नॉलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो चेक की जाती है बच्चों की, और उनको नए टॉपिक के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनमें क्यूरियोसिटी पैदा की जाती है कि अरे आज हम ये करने वाले, तो 2-4 उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कुछ एक्टिविटी ऐसी कराई जाएगी कि उनका ध्यान उस टॉपिक की तरफ आकर्षित हो। वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक एज TLM। ठीक है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्सेप्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्रिहेंसिवली बट अ रिसोर्सफुल टीचर में इवॉल्व ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। मतलब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक एज TLM जो पाठ्य पुस्तक है हमारी, वो एज शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ऑप्शन हमारे पास कि जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, मतलब बुक्स में व्यवस्थित रहते हैं, बट एक अच्छा जो संपन्न शिक्षक होता है वो अलग अलग व्यवस्थाएं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी विकसित कर सकता है। दूसरा है, टुडे टेक्स्ट बुक्स टुडे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर बोथ टीचर एक्टिविटीज एंड लर्नर एक्टिविटीज, कि पाठ्य पुस्तक शिक्षक गतिविधियों और शिक्षार्थियों की गतिविधि दोनों के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान करती है। ठीक है, इसमें बहुत स्कोप रहता है कि हर तरह की एक्टिविटीज जो है उसमें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है, एक या दो या दोनों या कोई भी इनमें सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आप एक बार पॉज करके इस वीडियो को आप एक बार इसको दोबारा पढ़ सकते हो। ये टेक्स्ट बुक एज TLM से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इसमें जो दोनों चीजें हैं ना, वो दोनों चीजें सही कही गई हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में भी आप देखते हो यार, टेक्स्ट बुक आजकल जो खासकर टेक्स्ट बुक बन के आती है ना, मतलब इसमें इतनी तरह की एक्टिविटीज रहती है कि मतलब इनफ रहती हैं वो, कई बार अगर उनको परफॉर्म कर रहे हैं हम तो। ठीक है, और दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड तो रहता है ये टॉपिक। हमें भी पता है टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें पहले की क्लास में जो था उसका थोड़ा सा हिस्सा रहता है। ठीक है, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसकी इवैल्यूएशन होती है, उससे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उससे बेस्ड एक्टिविटीज होती है, तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक जो है उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे में जो चीज़ें होती हैं, व्यवस्थित ढंग से पूरा जो एक टॉपिक रहता है उसमें। ठीक है, पर अगेन ये भी चीज़ है कि जो एक संपन्न शिक्षक होता है वो अलग अलग चीज़ें भी उसके अलावा बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके भी वो काम कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिट प्लानिंग। तो यूनिट प्लानिंग को लेके लेसन प्लान होता है। देखो 2-3 टर्म्स है यहाँ पे, एक है लेसन प्लान, ठीक है, लेसन प्लान है, फिर है यूनिट प्लान और फिर आता है सब यूनिट प्लान। तो ये चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं थोड़ी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों चीज़ें अलग है। तो यहाँ यूनिट प्लानिंग की बात करी जा रही है, तो यूनिट प्लानिंग से रिलेटेड जो हमारे पास कुछ एक स्टेटमेंट्स हैं वो देखते हैं। इसमें अ सब यूनिट कंटेन सब्जेक्ट मैटर दैट कैन बी ट्रांजेक्टेड विद इन 1 क्लासरूम पीरियड ऑफ। देखो इसमें यूनिट क्या होती है और सब यूनिट क्या होती है। तो ये सब यूनिट की अगर हम बात करें तो सब यूनिट में ऐसी चीज़ें रहती हैं, मतलब सब यूनिट का जो विषय वस्तु रहता है वो 30 से 40 मिनट के भीतर पढ़ाया जा सके, ऐसा रहता है। यूनिट प्लानिंग इन्वॉल्व द सीक्वेंशियल एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स एंड सब यूनिट। यूनिट प्लानिंग में इकाइयों का और उप इकाइयों का एक क्रमिक और व्यवस्थित जो व्यवस्था शामिल होती है कि पूरी यूनिट प्लानिंग में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस आप देख सकते हो, एक बार इसको पॉज करके दोबारा पढ़ सकते हो। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों चीज़ें यूनिट प्लान के बारे में जो इसमें सही कही गई है। पहला जो था कि इसमें सब यूनिट्स होती हैं और सब यूनिट जो है बेसिकली एक पीरियड में जो जितना पढ़ा सके 35 से 40 मिनट का जो लेसन रहता है वो सब यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद एक जो पूरा यूनिट प्लानिंग होती है वो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट्स हैं। ठीक है, अलग अलग सब यूनिट्स बन के एक यूनिट बनाते हैं, सो दैट्स यूनिट प्लानिंग। तो दोनों करेक्ट है इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं। सो यूनिट और सब यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज तो पहले तो हम करते हैं जो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट में ना अलग अलग यूनिट्स रहती हैं। ठीक है, यूनिट्स थीम्ड बेस होती हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज एक यूनिट हो गई, जैसे ये वाटर रिसोर्सेज एक यूनिट, जैसे वाटर का मान लो वाटर रिसोर्स हमारे पास एक यूनिट है। फिर इसके अंदर ना अलग अलग सब टॉपिक्स आते हैं जिनको सब यूनिट्स मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने वाटर रिसोर्सेज यूनिट पढ़ानी है बच्चों को, तो हमने एक पीरियड में सबसे पहले तो हमने पढ़ाया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो डिस्कस किया, ये सब यूनिट 1 हो गई। सब यूनिट 2 हमारे पास क्या हो गई, सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, सब यूनिट 3 हमारे पास इसकी क्या हो गई, वाटर कंजर्वेशन।
ठीक है। तो यूनिट रहती है, एक ब्रॉडर थीम रहता है, एक बड़ा सा थीम रहता है, उसके अंदर जो सब यूनिट्स होती हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं उनको सब यूनिट्स बोलते हैं, जो एक पीरियड में पढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि 30-40 मिनट में एक सब यूनिट हमें खत्म कर देनी होती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिचुएशन बेस्ड है। So Miss Rita wants to introduce the concept of division to her class 4 students and ensure they get direct and concrete experience of the process। तो जो रीटा मैम है, कक्षा 4 के छात्रों को भाग पढ़ाना चाहती हैं, तो वो सुनिश्चित करना चाहती है कि उन्हें प्रक्रिया का प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभव मिले, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग TLM, तो इस अपनी रणनीति के लिए वो कौन सा TLM यूज करेगी उनको रियल लाइफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने के लिए डिवीजन का। तो इसके ऑप्शन है शोइंग अ प्री प्रिपेयर्ड चार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्टेप्स ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, की एक मतलब चार्ट पेपर होगा, ठीक है, वो क्लास में दिखाएंगे, उस चार्ट पेपर में स्टेप्स दिए रहेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के। बी है कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि ऐसे 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 करके डिवाइड कर लो और फिर बच्चे जो है उसको कॉपी करेंगे। ऑप्शन सी हमारे पास आता है। ऑप्शन सी है टेकिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल गार्डन टू प्लांट अ सर्टेन नंबर ऑफ सीडलिंग्स इन द रो विद इक्वल नंबर इन ईच रो, कि बच्चों को जो है बाहर गार्डन में लेके जाएंगी, स्कूल गार्डन में लेके जाएंगी और ऐसे रोज में जो है ना इक्वल नंबर ऑफ, जैसे ऐसे रोज में फिर वो सीड्स प्लांट करेंगी, ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, इस तरीके से उनको भाग सिखाएंगे, ठीक है। फिर है एक प्रोजेक्टर यूज करेंगे क्लास में जिसमें डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स की एनिमेशन हो ताकि वो उनको डिवीजन समझ आ सके, ठीक है। पर इसमें जो हमें चीज याद रखनी है ना, इसमें जो की टर्म हमारे पास है क्वेश्चन में वो है डायरेक्ट एंड कंक्रीट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष और मूर्त अनुभव उन बच्चों को हो। तो इसका करेक्ट आंसर फिर इस हिसाब से तो आप देख ही सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनको कहाँ हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि बच्चों को स्कूल गार्डन में ले जाके फिर वो रोज में इक्वल जो सीडलिंग करेंगे, फिर वो देखेंगे कि अरे 15 सीडलिंग्स थी तो हमने 5 भी करे तो 3 में रोज में बट गए, तो वो ऐसे करके डिवीजन कॉन्क्रीटली सीखेंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर चिल्ड्रन टिपिकली इन ड्यूरिंग द प्राइमरी स्कूल ईयर्स एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर TLM। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस स्थिति में अवस्था में बच्चे आमतौर पर प्राथमिक विद्यालयों के वर्षों के दौरान होते हैं जो शिक्षण अधिगम सामग्री TLM की आवश्यकता पर जोर देते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, जो बेसिकली ये पूछना चाहते हैं वो कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वो पियाजे के कौन से स्टेज से के होते हैं, ठीक है, और उनसे TLM का क्या लेना देना होता है, तो किस तरीके के TLM उनके लिए यूज होने चाहिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदीगामक अवस्था, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो बच्चे होते हैं प्राइमरी के 7 से 11 साल की कौन सी स्टेज है पियाजे की, हम वैसे देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पियाजे की जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। तो क्यों इन बच्चों को देखो ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जब हम फीचर्स देखते हैं तो इनमें अभी हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होती है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं बच्चे, ठीक है। इतना इमेजिनेटिव पावर जो इनमें नहीं होती है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसीलिए TLMs का जो यूज है ना इस स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस स्टेज में पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे होते हैं, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, ठीक है, मूर्त मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो TLMs के मैनिपुलेट करके, ठीक है, TLMs के साथ वो मतलब एक्सपीरियंसेस लेके ही बच्चे जो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे वो टीचर जो डिवीजन के लिए उनको बाहर लेके गई है तो उन्होंने डिवीजन एक्चुअल में रियल लाइफ में करके देखी सीड्स की, ठीक है, कि 15 सीड्स को 3 रोज में लगाया, कितने कितने आ गए, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज पार्ट ऑफ विच कॉम्पोनेंट ऑफ द क्लासरूम एनवायरनमेंट। शिक्षक और छात्रों के बीच का संबंध कक्षा वातावरण के किस घटक का हिस्सा है, कक्षा की किस तरीके के वातावरण का हिस्सा है। ऑप्शन ए फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, ऑप्शन बी मटेरियल एनवायरनमेंट, सामग्री वातावरण, ऑप्शन सी करिकुलर एनवायरनमेंट, पाठ्यचर्या वातावरण, या ऑप्शन डी ह्यूमेन एनवायरनमेंट, मानवीय वातावरण। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, बट बस हमें ये देखना है इसमें कि किस तरह का
मतलब किस टाइप ऑफ जो इन्वायरमेंट, कितने टाइप ऑफ इन्वायरमेंट जो है एक क्लासरूम के होते हैं। ऑप्शन आपका देख लेते हैं करेक्ट क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जो डी है, ह्यूमेन एनवायरनमेंट। ठीक है, बच्चे तो मतलब बच्चे और टीचर दोनों ह्यूमन ही हुए, तो ह्यूमेन एनवायरनमेंट मानवीय वातावरण। ठीक है, भौतिक और मटीरियल और करिकुलर में तो वैसे भी ऑप्शन फिट नहीं बैठता है। सो या द करेक्ट आंसर इज डी। सो बेसिकली जो ह्यूमेन एनवायरनमेंट होता है ना, इसमें दो जो मेजर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास होते हैं, टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशंस। ठीक है, बट टीचर्स को इस एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। एक तो बच्चों को मतलब बच्चे जो हैं ऑलवेज प्रोएक्टिव होना, बच्चों के जो कॉज है यानी कि बच्चों की जो ज़रूरतें उनको हमेशा ध्यान में रखो। ठीक है, उनके साथ मतलब पेशेंटली मतलब पेशेंस रखो। ठीक है, वो उन पे थोड़ा ध्यान दो, ज़्यादा गुस्सा मत करो, पेशेंस के साथ काम लो। सिंपैथेटिकली बच्चे की स्थिति को भी समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ठीक है, उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चे कर रहे हैं और सभी बच्चे कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सभी बच्चों की पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए। और अगर इनडिसिप्लिन भी क्रिएट हो रहा है तो हमें बहुत ही मतलब इतना ऐसे गुस्सा नहीं करना और उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने, प्लेजेंट वर्ड्स मतलब कंट्रोल में रह के शब्द बोले, बट विद फर्मनेस, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोले, बट अपनी भाषा का जो है वो जो हमें अपनी भाषा खराब नहीं करनी। ठीक है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाए रखने के लिए टीचर्स के लिए कुछ जो टिप्स ये हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इज फुलफिल्ड बाय गिविंग स्टूडेंट्स एन असाइनमेंट एट द एंड ऑफ अ लेसन। पाठ के अंत में छात्रों को एक असाइनमेंट देने से कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूरा होता है। ऑप्शन ए है हमारे पास लॉ ऑफ रेडीनेस, बी है लॉ ऑफ रिसेंसी, सी है लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। पहले तो आप बताओगे ये लॉज जो है ये किसने दिए थे। ठीक है, तो आप पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताओगे। इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं, आप तब तक क्वेश्चन पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन सी विच इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सो जो पीछे ऑप्शंस हमने देखे इनको लॉज ऑफ लर्निंग बोला जाता है। तो सबसे पहले लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका एक जो हिस्सा है वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब प्रैक्टिस करना बेसिकली। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है जो भी हमने कुछ सीखा है, लर्निंग स्ट्रेंथन होती है, लर्निंग मजबूत होती है अगर हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को, इसी लॉ ऑफ लर्निंग को ध्यान में रखते हुए बच्चों को जो है घर का काम दिया जाता है या फिर असाइनमेंट्स दी जाती है। जैसे मान लो हमने आज बच्चे को मतलब एडिशन करना सिखाया, सब्ट्रैक्शन करना सिखाया। ठीक है, वो सीख गया, पर उसके लिए अगर हम घर पे उसको सम करने को देंगे तो जाके उसकी प्रैक्टिस होगी, तो वो जो भी उसने कॉन्सेप्ट सीखा है वो जो उसका पक्का हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस कर करके बच्चा जो उसका जो सीख रहा है उसकी लर्निंग और स्ट्रेंथन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सिचुएशन दी गई है, अ टीचर कंप्लीट्स द प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ अ लेसन। तो आप मेरे को बताओगे लेसन प्लान के कितने स्टेप्स होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी वो करा था। सो प्रेजेंटेशन स्टेप एक टीचर जो अपनी लेसन का कंप्लीट कर देती है, व्हाट इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रिमेनिंग 2 स्टेप्स दैट शी मस्ट एग्जीक्यूट बिफोर एंड ऑफ द क्लास। कि एक शिक्षिका अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण चरण पूरा कर लेती है, कक्षा समाप्त होने से पहले अब वो उसको 2 और स्टेप करने हैं। ठीक है, तो वो जो 2 स्टेप है उनका एग्जैक्ट जो क्रम क्या रहेगा। ठीक है, जो स्टेप क्या रहेगा, उसका जो सीक्वेंस क्या रहेगा। ए है हमारे पास पहले असाइनमेंट देगी फिर असेसमेंट करेगी, पहले असेसमेंट देगी फिर असाइनमेंट, पहले असेसमेंट करेगी फिर असाइनमेंट देगी, या फिर पहले इंट्रोडक्शन देगी और फिर असेसमेंट देगी, या फिर अब प्रेजेंटेशन देगी और फिर इंट्रोडक्शन देगी। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं कि पहले उसको क्या करना चाहिए। देखो कंफ्यूजन जो है वो इन्हीं 2 ऑप्शंस में होगी, इन्हीं 2 ऑप्शन में। तो पहले असाइनमेंट देनी चाहिए और फिर असेसमेंट करनी चाहिए, या पहले असेसमेंट करनी चाहिए और फिर असाइनमेंट देनी चाहिए, ये हमें देखना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, कि पहले हमें असेसमेंट करनी है। ठीक है, फिर हमें असाइनमेंट देनी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, असाइनमेंट किस लिए होती है, ये असेसमेंट के लिए नहीं होती है। ये तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे वो हमने फोकस कर दिया ना, मतलब
जो सीखा उसको प्रैक्टिस करने के लिए हम असाइनमेंट देते हैं। असेसमेंट इज द बेसिक स्टेप कि हमने जो लेसन डिलीवर किया है उसका बच्चों तक मतलब वो कितना पहुंच पाया है वो असेस करेंगे हम, ठीक है। अगर नहीं पहुंच पाया तो हम दोबारा उसको ठीक से करेंगे, फिर ही तो प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चे। असाइनमेंट तो बाद का स्टेप है हमारे पास, पहले हमें असेसमेंट करनी होती है। तो असेसमेंट तक का जो काम रहता है ना वो लेसन प्लान का रहता है। ये लास्ट पार्ट है लेसन का, असाइनमेंट पार्ट नहीं है लेसन प्लान का। लेसन प्लान का पार्ट है असेसमेंट। ये तो पोस्ट टीचिंग में आ जाता है, पोस्ट टीचिंग एक्टिविटीज में आ जाता है कि बच्चों को होम असाइनमेंट्स दो फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर लर्निंग, कि जो उन्होंने सीखा वो स्ट्रेंथन हो जाए, बस इसीलिए, ठीक है। सो लेसन प्लान का जो लास्ट पार्ट असेसमेंट होता है और फिर हम असाइनमेंट देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम ये भी सोच सकते हैं ना कि पहले असाइनमेंट देंगे फिर उस बेस पे उनके असेसमेंट करेंगे। नो, इट इज मतलब उल्टा है जो हम सोच सकते हैं कभी कभी, ठीक है। सो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड बाय बाय।